Hi guys, hope you all are doing great. I'm Manisha Vyas and this is Disha Veera. We have with us Surendra Pal. He is an AIR 15 of CA Final and an AIR 5 of CA Inter. So, like, we have started this new series called Get Your Optional Subject Right. So, for that, today we have Surendra who will talk to you all about economic laws. So, hi Surendra. Hi Manisha. Hi Disha. Hi, Surendra. So can you tell us if you had any specific reason for choosing economic laws? So basically, I would say that depends on two things. First, interest of that person, and second, the marking system in exam. पेपर कैसा आता है. सो फर्स्ट होता है कि मेरा इंटरेस्ट था लॉ में, क्योंकि मैंने जो लॉ भी किया था, कॉर्पोरेट लॉ भी किया था फर्स्ट ग्रुप में, वो मैंने खुद से किया था. बिकॉज पढ़ता था तो मैं खुद ही पढ़ता था और बेयर एक्ट पढ़ता था, दैट जो मुझे पसंद था. सेकंड थिंग थी मार्किंग सिस्टम. क्या था कि एग्जाम में जितना जजमेंट कम रहता है एग्जाम में, उतने ही मार्क्स आप अच्छे ला पाते. मुझे लगा कि बाकी सब्जेक्ट में जो जजमेंट इन्वॉल्व है, बिकॉज क्या होता है कि चेकिंग के भी अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं. तो जब कोई जजमेंट वाला एग्जाम होता है और उसमें चेकिंग होती है, तो वो कुछ इस टाइप की होती है कि आप समझ नहीं पाते हो कि कैसे चेकिंग हो रही है. तो वहां मेरे को लगा कि इकोनॉमिक लॉ वुड बी ग्रेट, बिकॉज 40 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है वहां पे आपकी जजमेंट नील हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है अगर आप प्रोविजन सही से पकड़ है आपकी. तो इसलिए यही चूज किया कि अपना मार्किंग भी अच्छा होगा और दूसरा इंटरेस्ट, ऑल द फैक्टर. So you're saying economic laws में judgment थोड़ा कम होता है and because it's based on law तो facts वगैरह होता है तो then it's easier to score. So when I compare with other subjects, अगर मैं आरएम से कंपेयर करूं तो ड्रास्टिक डिफरेंस है ना, क्योंकि आरएम में या रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जजमेंटल है, मतलब आप पेपर कहीं से भी कैसे बना सकते हो. बट लॉ में अगर आपकी प्रोविजंस पे पकड़ अच्छी है, नो डाउट जजमेंट कभी भी इन्वॉल्व हो सकती है, कैसी भी केस स्टडीज आ सकती है, आपका जजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है. बट द थिंग इज, अगर आपकी प्रोविजंस पे पकड़ अच्छी है तो आपकी जजमेंट सही जाएगी और दिक्कत आपको सिर्फ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाना है. बट अगर आप आरएम में हो तो कुछ भी हो सकता है. क्या होता है कि ऐसा नहीं कि बंदा जजमेंट नहीं लगा सकता, बट द थिंग इज, अगर आपने जजमेंट लगाई और आपने अपने अकॉर्डिंग लिख भी दिया, आपने सही भी लिख दिया, बट वहां पे चेकिंग की लिमिटेशंस रहती. अब वो एग्जामिनर कैसा है नहीं है, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ये मेरा इशू था. Right. So the next question is like, can you explain economic laws in a nutshell to us? So basically अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि काफी रिलेटेड है, एफआर में भी रिलेटेड है, अपना इंटरनेशनल टैक्स में भी रिलेटेड है. बट द थिंग इज, लॉ में भी अपना काफी ज्यादा हद तक रिलेट करता है. कि अपने जो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ करते हैं उसमें हमारे 3 एक्ट्स कवर हो जाते हैं, जो कि हमारे टोटल 6 और अभी 7 एक्ट्स हो गए, एक और एक्ट इंक्लूड कर लिया है इकोनॉमिक लॉज में. तो 3 एक्ट तो हमारे कॉर्पोरेट लॉ में कवर हो जाते हैं. यस, देयर इज एक्सटेंडेड वर्जन, बट वो इतना एक्सटेंडेड नहीं है कि बंदा कर नहीं सकता. अगर उसने कॉर्पोरेट लॉ कर लिया तो वो 3 चैप्टर आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. देन देयर आर 3 एक्ट्स मोर, तो वो अलग से नए एक्ट हैं, बट दे आर वेरी बेसिक एक्ट. मतलब अगर आप पढ़ने जाओगे तो काफी इंटरेस्टिंग है और नए हैं, लाइक कंपटीशन एक्ट, रेरा एक्ट और बेनामी एक्ट, जो कि हम नॉर्मल सुनते भी हैं डेली लाइफ में, और काफी अच्छे एक्ट हैं जिनकी काफी अभी इम्प्लीकेशंस भी कुछ नए एक्ट हैं. तो वो वाले एक्ट हैं और 3 एक्ट जो हमारे कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ से आ रहे हैं, तो सब मिला के एक पूरा अच्छा पैकेज मिल जाता है. क्योंकि अगर आपको लॉ पसंद है, तो अगर आपको कोई 3 ऐसे लॉ मिल रहे हैं जो कि आपके डेली लाइफ में भी अपन सुनते हैं नाम, तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है. तो बेसिकली यही एक Understood. So I think like the main question which every person who's looking at this video wants to know is what is the preparation strategy for economic laws? Like क्या sources से पढ़े and कितना पढ़े? Like what should the strategy look like for an economic law student? Okay. सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन आपने क्लास ली है, खुद से किया है. क्योंकि कुछ लोग तो इकोनॉमिक लॉ को उठाते ही तब है जब एग्जाम से पहले वाले हम लास्ट रिवीजन कर रहे होते हैं. तो अगर आपने इकोनॉमिक लॉ को, मतलब पूरे आपके रिवीजन शेड्यूल में एग्जाम लीव्स पे जब आप जाते हो, अगर आपने 10 दिन दे दिए तो वो 10 दिन इनफ है
इकोनॉमिक लॉ आप उसका कवर हो जाएगा पूरे दिन में। क्या है कि अगर आपने कम से कम आपको 3 रीडिंग लेनी पड़ेगी इकोनॉमिक लॉज की, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि लॉ है और लॉ में कभी भी आप दोबारा पढ़ने बैठते हो तो कुछ अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हो। हर बार जब लॉ भी, अगर आप भी दूसरे लॉ भी पढ़ते हैं तो हर बार जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ नया इंटरप्रिटेशन निकल के आता है। तो कम से कम 3 रिवीजन चाहिए होती है, ठीक है, 3 रिवीजन चाहिए होती है, केस स्टडी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो अगर मैं बेसिकली स्टडी को 3 पैटर्न में बांटू कि फर्स्ट प्रैक्टिस एंड सेकंड जो प्रोविजंस की कमांड, और तीसरा कि मेरा क्या बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस की नीड नहीं होती है इसमें, क्यों? क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है और बुक्स आपके पास हैं, तो आप जस्ट इतना आप सोच सकते हो दिमाग में कि हाँ यार मेरे को अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे ये लिखना है। अगर आपको ये दिमाग में क्लिक हो रहा है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है उसको लिखने की, ठीक है। सेकंड थिंग, हाँ मॉक टेस्ट देने चाहिए, दैट इज थिंग अपार्ट, बट ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उस टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो नीड नहीं है। सेकंड थिंग, प्रोविजंस की आती है, तो प्रोविजंस पे कमांड बनाने के लिए एटलीस्ट 3 रिवीजन चाहिए, और उसमें भी ऐसा है कि आप बुक को फर्स्ट टाइम में 3 डेज में मैक्सिमम कवर कर सकते हो। मतलब बुक पूरी की पूरी बुक 3 दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हो और कवर कर सकते हो। तो और सेकंड टाइम में तो आपको और उससे भी कम टाइम लगने वाला है। तो उसमें बेसिकली मेरा सजेशन ये है कि अब बुक कौन से पढ़े। दिक्कत आती है कि बहुत सारे टीचर भी बुक बनाते हैं और फिर आईसीए वाली बुक, तो दोनों में कंपैरिजन बैठ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट आईसीए वाली बुक, क्योंकि कुछ लोग तो इवन समरी रेफर करते हैं। अब हम ओपन बुक एग्जाम में भी अगर समरी यूज करने लगेंगे तो फिर दिक्कत करेगा वो। तो ऑब्वियसली मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आईसीए वाली बुक ही रेफर करनी चाहिए, बट फिर भी आप किसी टीचर से अगर कर भी रहे हो और उसकी बुक ही आप रेफर करना चाहते हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उस बुक को पहले आईसीए वाली बुक से कंपेयर करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस वो है मार्क्स लाना, और दूसरा कि वो टीचर ने शायद अपनी जजमेंट लगाई हो, तो उस जजमेंट से बाहर निकल के ऐसे वाली जजमेंट पे आना। तो एटलीस्ट आई थिंक वंस आपको कंपेयर कर लेना चाहिए उस बुक को, दोनों बुक्स को, एंड देन आप उस पर आप टीचर वाली बुक कर सकते हो। अगर कुछ चेंज है तो उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। तो दूसरा चीज हो गया कि यही हमने जो बात करी प्रोविजंस पे कमांड की, तो प्रोविजंस पे कमांड आईसीआई के अकॉर्डिंग रहेगी, तो दैट वुड बी बेटर। तीसरी चीज है प्रैक्टिस की, तो वहाँ पे केस स्टडी डाइजेस्ट आईसीआई ने दे रखी है। अभी मेरे साथ आरएम वाले बच्चे भी थे या और भी थे, तो जो देखा था मैंने, मतलब बहुत ज्यादा केस स्टडीज दी हुई है इकोनॉमिक लॉज में, तो वो इनफ मटेरियल आपके प्रैक्टिस के लिए। और पास 2 एग्जाम्स के पेपर अगर आप देख लोगे तो मतलब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे कि यार इतनी केस स्टडी मेरे से नहीं होने वाली। तो अगर उसमें भी आपको एग्जॉस्ट नहीं होना तो उसका भी एक तरीका है, वो बंदा अपने खुद के तरीके बना सकते हैं। अगर आप लेके बैठोगे केस स्टडीज, 60 केस स्टडीज हैं और उसमें भी 3 पेज पे वो पूरी केस स्टडी आ रही है, तो आपको पढ़ने में ही आप एग्जॉस्ट हो जाओगे 2-3 दिन में। तो उसका बेटर हमेशा रहता है कि एक एक्ट करो उसके रिलेटेड केस स्टडीज करो, दूसरा एक्ट करो उसके रिलेटेड केस स्टडीज करो, फिर 2 एक्ट से रिलेटेड जो केस स्टडी है वो करो। तो ये एक पैटर्न बना के बंदा कर सकता है प्रिपेयर, जिससे कि वो एग्जॉस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार में आपको पूरी पूरी केस स्टडीज प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अपने इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे कि कैसे मैं खुद को बोर होने से बचा सकता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, थ्योरी है, लॉ है, बार बार वही चीज अपन केस स्टडी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बोर होने का बनता है चांस, क्योंकि कहानियां होती हैं केस स्टडीज में, वो पढ़नी पड़ती हैं, उसको पढ़े बिना आप आंसर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो चीज है खुद को बोरियत से बचाने के लिए, क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा, ये भी नहीं पढ़नी पढ़ना, तो उसके लिए खुद के इनोवेटिव आइडियाज निकालोगे तो दैट वुड बी बेटर। तो 3 चीजें हो गई, फर्स्ट प्रैक्टिस हो गई अपनी केस स्टडी डाइजेस्ट से, और दूसरा हमारा प्रोविजंस का रिवीजन हो गया, और तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको नीडेड है उस चीज की। You don't think it's needed? या बिकॉज आप मॉक टेस्ट दे दो, बट ऐसा नहीं है कि आप उसकी एग्जाम प्रिपरेशन करो और उस टाइम आप रिवाइज करो और आप लिख रहे हो, बिकॉज वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। बिकॉज ओपन बुक एग्जाम है, अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है, आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, क्लिक हो रहा है माइंड में कि यार मेरे को ये लिखना है, और फिर उसके बाद तो आपके पास बुक है ही, आप आराम से लिखो प्रोविजन क्या लिखा है, तो ऐसा। So according to you, एक तो case study digest पढ़ना है, then ICI का material use करना है, and if any other material is being used, then you just have to ensure कि वो material is same as what ICI का material is, and then the last one is you don't think a lot of writing practice is required, but obviously like उसको you're supposed to at least go through all the mock test questions and the past questions to understand if you're able to answer them, right? Perfect, perfect. Okay. Okay. So the one more material that we all take for a lecture paper is an index sheet. So how important is the index sheet for corporate laws, and do you recommend a person to make it from scratch, or can they just pick up someone else's index sheet and go forward? So here is the problem. लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स शीट में और नोट्स में फर्क भूल जाते हैं।
तो वो जब इंडेक्स शीट बना रहे होते हैं तो उसमें मतलब सब कुछ लिखने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इंडेक्स शीट नहीं रह जाती। और दूसरी चीज, जब हम किसी दूसरे टीचर की इंडेक्स शीट उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम उससे फैमिलियर ही नहीं होते, और हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो हम उसको देखते भी नहीं, और लास्ट डे पे हम प्रिंट निकलवा के और लेके जा रहे होते हैं एग्जाम में। वो सेंस ही नहीं बनता उस बात का, आप लेके जाने का सेंस ही नहीं बनता उस इंडेक्स शीट का। आपको कहीं ना कहीं उससे फैमिलियर होना चाहिए। सो सिंपल है कि आपको पहली बात तो खुद की इंडेक्स शीट बनानी चाहिए, ऑलवेज प्रेफर्ड है। अगर नहीं है तो दूसरे टीचर की अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको उसको फैमिलियर होना पड़ेगा उस इंडेक्स शीट से। और दूसरी चीज बोलूंगा कि इकोनॉमिक लॉ में तो आपको इंडेक्स शीट की नीड भी नहीं है स्टडी मैट के लिए, बिकॉज ऐसा होता है कि एक लॉ होता है ना, लॉ एक मतलब एक सीक्वेंस में होता है कि ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, पेनल्टीज है, ये है। अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया ना तो वो सीक्वेंस आप भूलोगे ही, और आपको वो नीड भी नहीं पड़ेगी इंडेक्स शीट की। नीडेड किसके लिए? वो चीज है कि इकोनॉमिक लॉज में पास्ट प्रैक्टिस है कि एग्जाम में एक दो केस स्टडी सेम आती हैं, सिमिलर आती हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, ये केस स्टडी डाइजेस्ट से आती हैं केस स्टडीज, तो वहां पे ये इंडेक्स शीट रिलेवेंट हो जाती है। अब सी अगर मेरे को लग रहा है यार, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि यार ये केस स्टडी मैंने पढ़ी हुई है, अब मैं पन्ने पलट रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। रादर देन दैट अगर आप उसकी एक इंडेक्स शीट बना लेते हो कस्टमाइज्ड कि यार अगर ये वाला उसमें मैटर होगा ना तो यार ये केस स्टडी होनी चाहिए, तो जस्ट आप एक लाइन में अगर उस चीज को लिख सकते हो कि यार इस केस स्टडी में मेन पॉइंट क्या था, तो आप आसानी से उसको याद कर पाओगे। लाइक मान लो एक आईफोन से रिलेटेड एक केस स्टडी चल रही है कंपटीशन एक्ट की, तो मैं जस्ट इतना लिखूं कि यार मोबाइल फोन मार्केट से रिलेटेड कंपटीशन एक्ट की केस स्टडी है। अगर एग्जाम में वो केस स्टडी आ गई तो आई जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट इंडेक्स और डायरेक्टली मेरे को उस केस स्टडी पे जा सकता हूँ। तो एक इंडेक्स वैसा रिलेवेंट रहेगा, थोड़ा अलग है उस जिस टाइप के इंडेक्स हम यूज करते हैं, ये थोड़ा अलग है कि आपको जो केस स्टडी डाइजेस्ट है उसमें जो केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स यूज करना है। अब वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो उस केस स्टडीज को, तो वो आपको उसके लिए केस स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी और अपने हिसाब से उसको इंडेक्स को बनाना पड़ेगा कि हाउ यू डिफाइन दैट केस स्टडी इन अ सिंगल ऐसे लाइन। ओके, क्योंकि अगर हम ज्यादा लंबा बना रहे हैं तो फिर वो इंडेक्स रह नहीं जाएगा। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि हर केस स्टडी में कौन कौन से एक्ट कवर हैं, तो अगर आप एक एक्सेल शीट बना लो यार इस केस स्टडी में ये वाले एक्ट कवर है, उस पर टिक मारा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपने एक केस स्टडी पढ़ी वो जस्ट रिलेटेड टू है कंपटीशन एक्ट, आपको याद आ रहा है यार एक ऐसी मैंने केस स्टडी तो करी जो सिर्फ उससे रिलेटेड है, तो यू जस्ट हैव टू सी कि कौन सी सिर्फ कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड केस स्टडी है, सीधा जाओ उस पर और लिख दो। क्योंकि अगर आपको सेम केस स्टडी मिल रही है तो आपके लिए बेनिफिट है, एडवांटेज है कि आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज होती है कि होता क्या है कि एक केस स्टडी है जैसे कैलकुलेशन वाली केस स्टडी है, क्या होता है कि आईबीसी एक्ट है या बेनामी एक्ट है, तो वहां पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ सकती है, लाइक फेयर मार्केट वैल्यू या फिर कुछ ऐसा रजिस्टर वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मतलब ऐसी कैलकुलेशन। तो कुछ केस स्टडी होती है जो कैलकुलेशन वाली होती है। एग्जाम में अगर कैलकुलेशन वाला कोई केस स्टडी आ जाता है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये तो कैलकुलेशन वाली मैंने पढ़ी थी कहीं। तो अब रादर देन पन्ने पलटने से कि यार कहाँ है वो केस स्टडी, अगर आपके इंडेक्स में डायरेक्टली लिखा हो कि यार कैलकुलेशन वाली केस स्टडीज ये वाली है, तो आपको जस्ट उस पर जाना है और टाइम बचाना है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी ओपन बुक एग्जाम है उसमें इतना बड़ा पेपर होता है कि कवर ही नहीं हो पाता, क्योंकि पढ़ना भी है, केस स्टडी 3-3, 4-4 पेज की केस स्टडी आती है, मतलब नॉर्मल पेज पे 3-4 पेज की आती है और एग्जाम में तो लंबी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं टाइम बचाने के लिए वो इंडेक्स जरूरी है। आई वुड से कि स्टडी मैट वाला जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट नहीं है अपने इस एग्जाम में इकोनॉमिक लॉ में, बट हाँ आरएम में वो रिलेवेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी रिलेवेंट हो जाएगा, मतलब अदर एग्जाम कहीं ना कहीं हो जाएगा। करेक्ट, नहीं वो तो क्लैरिफाई करना ही चाहिए। सो आई थिंक दैट बहुत अच्छा अप्रोच है, लाइक यू जस्ट डू इट बाय केस स्टडी सो यू गेट like pinpoint relating to your question only. Also, Surendra, you mentioned that the paper is very lengthy. उसकी case studies पहले पढ़नी पड़ती है. So, is there some approach that you recommend to solving an open book test like corporate economics? You know कि कुछ question पहले पढ़ना चाहिए फिर case study पढ़ना चाहिए, तो you know time save हो जाए. ऐसा क्या tricks and like tips है कि हम use कर सकते हैं for corporate economics? दो चीजें हैं, एक तो स्टार्टिंग में 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना, और सेकंड है कि हमें पेपर कैसे अप्रोच करना है। अभी 15 मिनट्स में क्या होता है कि अगर आप 4 केस स्टडी पढ़ने जाओगे आप पढ़ ही नहीं सकते, आप कितने भी अच्छे रीडर हो, बट आप 4 केस स्टडी इकोनॉमिक लॉज की तो आप नहीं पढ़ सकते 15 मिनट। तो रादर देन दैट कोई 4 केस स्टडीज के क्वेश्चंस पढ़ो, चारों केस स्टडीज के, और उस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि यार ये केस स्टडी में क्या मटेरियल होगा।
तो उससे आपको कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना है कि इन 5 केस स्टडी में से कौन सी बेस्ट है। दो कोई बेस्ट तो आप चूज कर ही सकते हो, दो क्वेश्चंस से आइडेंटिफाई करके, तो वो बेस्ट दो चूज कर लो और उनको 15 मिनट्स में, अगर टाइम बचता है तो एक केस स्टडी एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लो, मतलब जितना टाइम आप यूटिलाइज कर पाओ उस चीज का। तो मैं बोलूंगा 15 मिनट्स का जो टाइम है वो यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस पढ़ के, केस स्टडीज, दो केस स्टडीज ऐसी आइडेंटिफाई करना जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो आप उसके साथ, तो वो केस स्टडीज को पहले उठा के खत्म कर देने का। और उसमें अराउंड आपका जाएगा 1.5 आवर, 1.5 घंटा अराउंड जाता है उसमें, कि दो केस स्टडीज को करने में आराम से जाएगा 1.5 घंटा। वो करने के बाद आपके पास 2.5 आवर होता है, तो उसमें आप आराम से दो केस स्टडीज, एक तो उससे पैनिक नहीं होता बंदे को, अगर वो 4 की स्टडीज पढ़ ली और चारों को पढ़ भी लिया 15 मिनट्स और बाद में अच्छे से कर नहीं पाए तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है और आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाती है। दूसरी चीज, एमसीक्यूज वहां पे रिलेवेंट पार्ट रखते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं मार्क्स लाने हैं तो, अब अगर मैं मेरा खुद का केस बताऊं तो मेरे 72 मार्क्स है, 72 मार्क्स में से 36 मार्क्स वाज फ्रॉम एमसीक्यूज। तो कहीं 40 में से 36 मार्क्स एमसीक्यूज की वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी में एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितने नंबर देगा नहीं देगा, उस पर डिपेंड करता है टोटल आप कितना भी अच्छा लिख के आ जाओ, पर एमसीक्यूज में नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एमसीक्यूज अगर फैक्ट बेस्ड है तो बहुत सिंपल हो जाता है, अगर जजमेंट बेस्ड है तो मैं तो ये बोलूंगा कि पहले आप सोचो उस पर, 3-4 मिनट लगाओ टाइम, क्योंकि कुछ को लगता है कि यार एमसीक्यूज पे टाइम लगा देंगे लिखेंगे कब, बट कहीं ना कहीं अगर वो लिख भी दिया और नंबर नहीं आए तो उसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। तो और एमसीक्यूज पे अगर टाइम लगाकर सही हो गया तो आपके 2 मार्क्स क्लियर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 मिनट में 2 मार्क्स इज अ गुड डील। Correct, absolutely. So the one final question, for those who want to pursue something ahead, आगे जॉब में या फिर कोई ऐसी कोई प्रैक्टिस में, where would concepts of corporate economic laws be relevant for a student? ओके, आई वुड से एक्चुअली आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, एफआर लोगे, आपने ऑलरेडी इंडेक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्स लोगे, वो आप ऑलरेडी डीटी में कवर करते हो, थोड़ा एडिशनल कर लोगे, ठीक है, और एज अ फ्रेशर आपसे वो रिक्वायर्ड भी नहीं होता कि आप इतना डीप नॉलेज आपको होगा, ठीक है। आरएम में जाते हो, वो भी एक बेसिक सब्जेक्ट है, जजमेंटल सब्जेक्ट है आरएम, जो कि आप इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग होती है उस चीज की, ठीक है। और लॉ भी ऐसा ही है, आपके काम शायद अगर आप लॉ के फील्ड में, कुछ लोग एलएलबी भी करते हैं, ठीक है, पर वो इतना रेलेवेंट नहीं, आप वहां पे जाके पढ़ने भी वाले हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे रेलेवेंट नहीं लगती कि कहीं ना कहीं जाके आपके आगे काम आने वाली, क्योंकि वही चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो दूसरे कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में, बट यहाँ पे जस्ट आपकी एक्सपर्ट नॉलेज दे रहे हैं ना, तो वो एक्सपर्ट नॉलेज एज अ फ्रेशर आपसे रिक्वायर्ड भी नहीं होती। तो अगर आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आप ये चीज रखो, ऑलवेज आपका इंटरेस्ट अच्छा रहता है, बट अगर आप उस इंटरेस्ट के साथ आपके मार्क्स को भी सोचोगे ना कि कितने मार्क्स में स्कोर कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी रेलेवेंट है, बिकॉज ठीक है, नॉलेज अपन बोलते हैं कि नॉलेज चाहिए इस सब्जेक्ट में, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नॉलेज नहीं चाहिए, बट वो नॉलेज आप ऑलरेडी किसी दूसरे सब्जेक्ट में ले रहे हो, जैसे एफआर का मैंने बोला कि आप ऑलरेडी इंडेक्स कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, आप जस्ट 10 मिनट की वीडियो देखोगे, आईएफआरएस और इंडेक्स में डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है, अगर आपने इंडेक्स पढ़े हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपने नॉलेज ऑलरेडी ले ली है और एक्सपर्ट नॉलेज आपसे रिक्वायर्ड भी नहीं, बट फिर भी आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट में, तो ऑलवेज आपको जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं लोगे और लोगे। Correct, absolutely. Okay, Surendra, that was a great session. बहुत सारी चीजें सीखने मिली. Really been a great session. I think all those who are watching us, I hope you have much more clarity on how corporate economic laws is now. If you really like our sessions, if you like our videos, hit the bell button. Please subscribe and you'll get regular notifications from us. This is it from us. Hope to see you next time. Bye.